हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2022 में, उसका मैं आपको जीके का सिलेबस आपको कवर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूँगा और जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे मिक्सअप रहेंगे, यानी कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और आपका कॉन्स्टिट्यूशन सब मिक्स करके रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफ्लेक्शन बिल वाज पास्ड। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह या फिर एचडी देवेगौड़ा। तो एंटी डिफेक्शन बिल जो है वो पास किया गया था, किसके द्वारा पास किया गया था? 1984 में पास किया गया था ये एंटी डिफेक्शन बिल। ये किसके द्वारा? तो ये राजीव गांधी के द्वारा पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली एंटी डिफेक्शन बिल क्या होता है? तो इस बिल के तहत क्या होता है कि जो अगर एक बार आप किसी भी पार्टी से एमएलए या एमपी आप चुन जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी अपोजिट पार्टी में वोट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसा आपका एंटी डिफेक्शन बिल में प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड बिफोर फेसिंग ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंशियल इन द लोकसभा? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या फिर वीपी सिंह। तो देखिए, ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने नॉन कॉन्फिडेंशियल का जो वोट है उसको फेस करने से पहले ही लोकसभा से रिजाइन दे दिया था? तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 ये जो है वो किससे डील करता है, यानी कि किससे संबंधित है? इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, सिटीजनशिप से, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव से? तो देखिए, आर्टिकल 5 to 11 जो है वो हमारे इंडिया का सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ऑप्शन से आपका अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, एमके गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर विनोबा भावे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? तो देखिए, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? तो ये आपका 1922 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के पास एक जगह है जिसका नाम चौरी चौरा है। वहाँ पर पुलिस वालों को स्टेशन के अंदर में गांव वालों ने बंद करके पुलिस स्टेशन को जला दिया था। ठीक है, तो ये इंसिडेंट के बाद में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात आई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1930 में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह जो है इसी टाइम हुआ था। ये आपका नॉन कोऑपरेशन बता दिया मैंने आपको, ये हुआ था 1919 से शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, या फिर सरोजिनी नायडू? तो देखिए, वो लेडी कांग्रेस लीडर कौन थी जो कि अंडरग्राउंड हो गई थी? किसके समय? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो उनका नाम था अरुणा आसिफ अली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अरुणा आसिफ अली जो है वो उस क्विट इंडिया मूवमेंट के समय काफ़ी ज़्यादा यंग थी। इनका देहांत जो है वो 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? यानी कि इन चारों में से कौन सी नदी है जो इंडिया से पाकिस्तान के बीच फ्लो होती है? सतलज नदी, बेतवा नदी, घाघरा नदी, या फिर तापी नदी? अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जो सतलज नदी है ये आपका सतलज रिवर है। इसका मैप कैसा है? तो ऐसा है। ये आपका सतलज है, ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से फिर ये होते हुए पंजाब होते हुए फिर ये आपका पाकिस्तान में इंटर करती है। तो ये रिवर जो है आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह आपका ये फ्लो होती है। तो सतलज यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड
भागीरथी, मंदाकिनी, नंदकिनी या फिर धौलीगंगा। तो आइए आप जो मैप के थ्रू देखते हैं तो रुद्रप्रयाग कहाँ पर पड़ता है। तो देखिए जो आपका ये आपका देवप्रयाग है, यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग पड़ता है। ठीक है, इससे ऊपर आपका कर्णप्रयाग है, ये आपका नंदप्रयाग है, और इधर आपका ये भागीरथी गंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जो है ये आपका यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, और इधर से आपका कौन सी नदी, तो ये आपका अलकनंदा आती है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलने के बाद आपका रुद्रप्रयाग में ये दोनों का मिलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, भागीरथी और ये आपका अलकनंदा जो मिक्स होकर के यहाँ पे देवप्रयाग पे मिक्स होकर के गंगा बनती है आगे। तो देवप्रयाग भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। व्यास नदी का, सतलज नदी का, शैलोक नदी का या फिर नुब्रा नदी का। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर माना जाता है। ये वॉर ग्लेशियर है, और यहाँ से जो ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है वो आपका किसका मेन सोर्स है, कौन सी नदी का, तो नुब्रा नदी का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नुब्रा नदी जो है वो आपका JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज डज रिवर जुआरी फ्लो। जुआरी नदी जो है वो कहाँ पर फ्लो होती है, दमन एंड दीव में, गोवा में, पांडुचेरी में या फिर अंडमान एंड निकोबार में। तो चलिए मैप के थ्रू जब आप देखेंगे तो गोवा में जो है आपका जुआरी नदी फ्लो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आपका गोवा का मैप है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो एग्जाम में बार बार आता है वो है आपका मांडोवी नदी, पर अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया ये क्वेश्चन मांडोवी नदी का। अब ये बहुत कम आता है, अभी आता है जुआरी नदी। ठीक है, जुआरी रिवर, उसके बाद में मादाई रिवर, और ये आपका चपोरा रिवर, ये भी आपको याद रखना है। गोवा में कितनी प्रमुख नदियां हैं, 4 ये नदियां हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। कौन कौन सी, मांडोवी, जुआरी, माहदेई और चपोरा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ द वेल्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द गेम ऑफ। ये आपका हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है या फिर गोल्फ से। तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द वर्ल्ड्स ओनली पर्सन हु वाज क्लाइम ऑल द 14 पीक्स ऑफ द माउंटेन्स विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। हेनरी फोर्ड, रेनोल्ड मैसनर, जॉन साइमंस या फिर बछेंद्री पाल। यानी कि आपको ये बताना है कि इस दुनिया में ऐसा कौन से माउंटेन क्लाइंबर है जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा क्लाइंबर है जिसने पूरे दुनिया के 14 जितने इंपॉर्टेंट क्लाइंब्स हैं उनको बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ा है। तो उसका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है वो है रेनहोल्ड मैसेनर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द केबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो केबुल लामजाओ जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क माना जाता है, और ये आपका मणिपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसको हम फ्लोटिंग पार्क बोलते हैं। एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन 10 to 15 डेसिबल, 16 to 35 डेसिबल, 40 to 45 डेसिबल या 70 to 100 डेसिबल। तो देखिए आपको बताना है बेसिकली कि एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन का लेवल इंडिया में कितना है। ये 4 ऑप्शन है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको राइट आंसर कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ अ मैन। यानी कि इंसान के नर्वस सिस्टम को कौन सा पॉल्यूटेंट अफेक्ट करता है, लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी या फिर सिलिका। तो देखिए जब कभी भी नर्वस सिस्टम की बात आती है तो एयर पॉल्यूटेंट उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेड। अगर आपके एयर पॉल्यूशन में लेड ज़्यादा है और अगर आप बॉडी में लेड ज़्यादा लेंगे तो वो आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साउंड बिकम हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट लेवल एबव 30 डेसिबल, एबव 80 डेसिबल, एबव 100 डेसिबल या फिर एबव 120 डेसिबल। बेसिकली आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे ऊपर जाने से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और जिसके नीचे रहने से आपका हेल्दी नॉइज़ माना जाता है। तो वो जो सेफ लाइन है
वो लाइन कितने डेसिबल की है, तो वो लाइन है आपका 80 डेसिबल की। अगर आप 80 डेसिबल से ऊपर जाएंगे तो वो आपका हैज़ार्डस नॉइस पॉल्यूशन लेवल में आता है, और उसके नीचे जो है वो आपका एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन रांची, कटक, जमशेदपुर या फिर नागपुर। अगर आपने पिछले बार यानी कि 2021 का एनएमडीसी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है जिसमें आपसे हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। तो पिछले बार सेम क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने वीडियो में लिया है। तो बेसिकली जो ये आपका नेरी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नेरी। तो नेरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्पाइट द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम, जेम्स प्रिंसेप, एच.डी. संकालिय, एस.आर. गोयल या फिर वी.एन. मिश्रा। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ब्राह्मी लिपि जो है अशोका के समय की, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसने उसको डिस्क्रिमिनेट किया था। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जेम्स प्रिंसेप जो है वो एक अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, चोला, पांड्या, सतीपुत्र या सातवाहन। देखिए आपको ये बताना है कि अशोका के समय में अशोका इंस्क्रिप्शन में कौन सा किंगडम को मेंशन नहीं किया गया है। तो उस किंगडम का नाम है सातवाहन। सातवाहन जो है वो कुछ इस तरह फैला हुआ था। ये आपका मेनली महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया और तेलंगाना भी, वर्तमान का तेलंगाना के कुछ एरिया में ये फैला हुआ था। ये सातवाहन का साम्राज्य है और इसको अशोकन इंस्क्रिप्शन में इसको मेंशन नहीं किया गया है। ये आपका सातवाहन एम्पायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर देवगुप्त। तो चाणक्य का जो बचपन का नाम है, उनका बचपन का नाम जो है वो विष्णुगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को अगर आपने एंड तक देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और एक बात, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। हमारा वेबसाइट हम लॉन्च कर चुके हैं, वेबसाइट पर भी जाकर आप एक बार विजिट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।